नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के YouTube चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार। आपने देश में जगह जगह देखा होगा, क्षेत्रवाद को लेकर घटनाएं चलती हैं। लोग स्थानीय अस्मिता की बात करते हैं। कहीं असम में आपने देखा होगा, हिंदी बोलने वाले लोगों को पीट के भगाते हैं। कभी कर्नाटक से पढ़ा लिखा प्रदेश माना जाता है, अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां काम करती है, वहाँ से नॉर्थ ईस्ट के लोगों को मार के भगाया गया था। महाराष्ट्र में, मुंबई में खासकर, वहाँ से तो यूपी बिहार के लोगों को मार के भगाने की पुरानी परंपरा रही हुई है और दोनों ठाकरे बंधु जो हैं लगे रहते हैं उसमें। ऐसा जगह जगह हो रहा है। अभी मैं छत्तीसगढ़ के संदर्भ में इस बात को कह रहा हूँ। छत्तीसगढ़ में पिछले 8-10 दिनों में, पिछले 4-6 हफ्ते में ऐसी कई घटनाएं हुई। अभी सबसे ताज़ा घटना एक हुई है बेमेतरा में। एक सिख परिवार के नौजवान लड़के ने, 19 साल का ही लड़का है, शुरू की खबर में तो नाबालिग आया था, बाद में पता लगा बालिग है। वो एक बड़ी सी 1 करोड़ 2 करोड़ रुपए की कोई कार होती है, डिफेंडर। मैं उसमें बैठा नहीं हूँ, लेकिन मैंने सड़क पे देखी है। उस कार को अंधाधुंध चलाते हुए उसने कई लोगों को टक्कर मारी। पहले को टक्कर मारी, रुका नहीं, आगे दौड़ाते गया, दूसरों को मारी, तीसरे चौथे पांचवे कई लोगों को मारी। एक की मौत हो गई है, 2 लोग मौत के करीब जख्मी अस्पताल में हैं। और भाग गया, भाग के अपने घर जाके गाड़ी छोड़ के वहां से चले गया। भीड़ पहुंची वहां पे, उसके घर पे तोड़ फोड़ की, कांच सारे तोड़ दिए गए। पुलिस ने किसी तरह से काबू में किया। अब थोड़ा समझने की जरूरत है। जो मारा गया इस एक्सीडेंट में व्यक्ति, वो साहू समाज का एक व्यक्ति था। उस इलाके के बेमेतरा के विधायक जो हैं अभी बीजेपी के सत्तारूढ़ पार्टी के, वो भी साहू समाज के हैं। आपको ध्यान है, एक बीरनपुर की घटना हुई थी जिसमें एक हिंदू साहू लड़के की पहले हत्या हो गई थी, फिर अगले दिन रात को 2 मुस्लिम लोगों की हत्या हुई थी। वहाँ से फिर साहू परिवार का ईश्वर साहू, गरीब मजदूर था, उसको बीजेपी ने टिकट दिया, वो वहाँ से विधायक बन गया है। अभी ध्यान होगा आपको, साजा से। तो ये इलाका जो है पूरा का पूरा, ये नवागढ़ है, तो ये बेमेतरा है, साजा है, कवर्धा में आपको ध्यान होगा, वहाँ साहू बहुत हैं, दुर्ग ग्रामीण साहू बहुत हैं। तो ये पूरा साहू लोगों का इलाका है। और साहू समाज के एक आदमी की एक्सीडेंट में मौत हुई तो भीड़ वहाँ पहुँची। और एक सिख परिवार, बड़े कारोबारी हैं वहाँ के, शायद जो पिछला विधायक था पंजाबी वहाँ का, उसके रिश्तेदार भी हैं ये लोग। कांग्रेस का विधायक था वहाँ इसके पहले, तो उसके घर में तोड़ फोड़ हुई, जिसके बेटे ने ये एक्सीडेंट किया। ठीक है, भीड़ का अपना गुस्सा रहता है, तोड़ फोड़ हुई, लेकिन इसको समझने की ज़रूरत है कि इसके ठीक पहले राजधानी रायपुर में छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा को किसी ने तोड़ के गिरा दिया। सड़क किनारे लगी थी प्रतिमा, कोई खास हिफाजत वगैरह नहीं थी, उसको गिरा दिया। उसको लेके तनाव चल रहा था, छत्तीसगढ़ वाद का लेके, छत्तीसगढ़ वाद, छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ियों का, बाहरी परदेसिया, ऐसा मुद्दा बनाने वाले जो लोग हैं। एक अमित बघेल नाम के व्यक्ति हैं, एक बार हमने भी इंटरव्यू किया था उनका यहाँ। वो जिस तरह से आक्रामक तरीके से स्थानीय और बाहरी और छत्तीसगढ़िया और गैर छत्तीसगढ़िया इस मुद्दे को उठाते हैं बार बार, उन्होंने छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा को गिराने को लेके बहुत जोर शोर से बड़े बड़े आपत्तिजनक बयान भी दिए। दूसरे समाज के लोगों के बारे में, अग्रवाल, सिंधी, ऐसे समाज के बारे में उन्होंने बड़ी आपत्तिजनक बातें कही, जिसके खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट लिखाने के लिए भी लोग पहुंचे। एक निहायत गैर जरूरी तनाव यहाँ पर स्थानीय और बाहरी का खड़ा किया जा रहा है। जो लोग पीढ़ियों से यहाँ बसे हुए हैं, वो कहाँ से बाहरी हो गए। और स्थानीय की अगर हम बात करें
तो किस तरह से यहाँ पे मैदानी इलाकों के स्थानीय हो गए छत्तीसगढ़ के, यहाँ के मूल निवासी जो हैं। ये तो बस्तर का जो इलाका है और अगल बगल के प्रदेशों का जो इलाका है, गोंडवाना जो कहलाता है, वहाँ के आदिवासी यहाँ के मूल निवासी हैं। कोई भी मैदानी इलाके के लोग यहाँ के मूल निवासी नहीं है। जो हैं बस्तर के लोग हैं, जिनको दमखम के साथ दावा करना चाहिए कि हम ही यहाँ के मूल निवासी हैं, वो कुछ नहीं बोल रहे हैं। ये सब बाद में आए हुए हैं मैदानी लोग, जो आज अपने आप को छत्तीसगढ़ी कह के एक हमलावर तेवर के साथ ये बात कर रहे हैं। और बात बात में ये लोग बाहरी और स्थानीय की बात करने लगते हैं, परदेसिया की बात करने लगते हैं। मैं तो ये देख के हैरान हूँ कि मीडिया का एक तबका ऐसा हो गया है जो किसी भी खबर में ये जोड़ने लगा है, परदेसिया की गाड़ी से एक्सीडेंट में मौत, परदेसिया ने मारा, परदेसिया ने ये किया, जैसे कि वो बेल्जियम के या पाकिस्तान के या बांग्लादेश के लोग हैं वो लोग। ऐसा परदेसी का मुद्दा उठाने लगे हैं लोग। मुझको ज़्यादा फिक्र नहीं है, मैं पैदाइशी छत्तीसगढ़िया हूँ, छत्तीसगढ़ी बोलता हूँ, मेरे ऊपर कोई निजी खतरा नहीं है। लेकिन सवाल ये उठता है कि स्थानीयवाद का मुद्दा कब उठाया जाए, कैसे उठाया जाए। अभी ये मुद्दा उठ रहा है कि जो छठ मनाया जा रहा है पूरे देश में जगह जगह, कुछ प्रदेशों में नहीं भी मना रहे होंगे, अधिकांश उत्तर भारतीय राज्यों में, हिंदी भाषी राज्यों में छठ मनाने की बड़ी पुरानी परंपरा है। इधर भी छत्तीसगढ़ में भी छठ मनाया जाता है। इसको लेके एक विरोध खड़ा किया जा रहा है कि यहाँ छठ की छुट्टी दी गई है, यहाँ छठ मनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री की छठ की पूजा करते हुए फोटो को लेके आपत्ति की जा रही है। भूपेश बघेल का कोई एक फैन क्लब कोई ऐसा इंस्टाग्राम पे है, मुझको आज सुबह किसी ने लिंक भेजा। पूरा देश एक है भाई, ताना बाना एक है। नेहरू का बनाया हुआ बीएसपी था, भिलाई स्टील प्लांट, उसमें हिंदुस्तान के हर प्रदेश से लोग काम करने के लिए आए थे। जो अपने प्रदेश से आके यहाँ काम कर रहे हैं, वो अपने प्रदेश के त्योहारों को अगर मनाए बिना किसी को नुकसान पहुँचाए, तो उसके ऊपर आक्रामक हमला आज यहाँ पर हो रहा है। ये हमला हो रहा है कि यहाँ छठ की छुट्टी क्यों दी जा रही है। जिस भूपेश बघेल के फैन क्लब के लोग मुख्यमंत्री के छठ पूजा के ऊपर आपत्ति कर रहे हैं, वही भूपेश बघेल हैं जिन्होंने यहाँ पे छठ की छुट्टी दी छत्तीसगढ़ में। भूपेश बघेल नहीं दी थी छठ की छुट्टी। आज चाहे जो भी करें, वो छठ की छुट्टी भूपेश बघेल ने दी थी। छत्तीसगढ़ महतारी का प्रतीक चिन्ह चाहे जोगी ने एक बार मांग की हो, लेकिन भूपेश ने मुख्यमंत्री रहते हुए छत्तीसगढ़ महतारी का प्रतीक चिन्ह बनाया, फोटो बनवाई, उसको सरकारी दस्तावेजों में, विज्ञापनों में, इनविटेशन कार्ड में एक कोने में छपवाना चालू किया। ये प्रतिमा अगर बनवाना छत्तीसगढ़ महतारी की, आज वो प्रतिमा जो है एक किस्म से समस्या बन गई कि उसकी हिफाजत कौन करे। सार्वजनिक जगह पे लगी हुई प्रतिमा है, सार्वजनिक जगह पर बिना हिफाजत के नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा, गांधी की प्रतिमा, नेहरू की प्रतिमा, श्यामाचरण शुक्ल की प्रतिमा, मैं साइकिल से निकलता हूं तो रोज देखता हूं, लगी हैं जगह जगह। लेकिन किसी ने मानसिक रूप से विचलित था, ऐसा पुलिस का कहना है। पुलिस हमेशा सच बोले जरूरी नहीं है। तो उनका कहना है कि उसने ये छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा तोड़ दी। एक दिन के भीतर या 2 दिन के भीतर सरकार ने दूसरी प्रतिमा लगा दी वहाँ पर। इससे तेज रफ्तार से तो काम नहीं हो सकता था। लेकिन इतने में छत्तीसगढ़वाद का मुद्दा बनाने वाले लोग और बाहरी और परदेसिया का मुद्दा बनाने वाले लोगों ने अग्रवाल समाज, सिंधी समाज और दूसरे जाने कौन कौन से समाज को लेकर तरह तरह की बातें कर दी। क्या हो रहा है? ये क्षेत्रवाद के नाम पर ये बवाल क्यों खड़ा किया जा रहा है? हो सकता है कि मेरे ये कहने को लेके ये कहा जाए कि मैं छत्तीसगढ़िया नहीं हूँ। कहाँ से छत्तीसगढ़िया नहीं हूँ? मैं पैदाइशी छत्तीसगढ़ी हूँ, छत्तीसगढ़ के भले की सोचता हूँ, छत्तीसगढ़ी बोलता हूँ, और क्या होता है छत्तीसगढ़िया होना। लेकिन अगर मैं उग्र क्षेत्रवाद के खिलाफ कोई बात कर रहा हूँ तो हो सकता है मेरे खिलाफ भी लोग लिखने लगे, बोलने लगे, कहने लगे।
मेरे जन्म की जाति को लेके कि ये बाहरी है। कहते रहो, हिंदुस्तान एक है, मुझको कोई दिक्कत नहीं है। मुझको जिस प्रदेश में रह के काम करना रहे मैं वहाँ करूँगा। मैं ऐसे उग्र क्षेत्रवाद और ऐसी उग्र संस्कृतिवाद के खिलाफ हूँ। 5 बरस की कांग्रेस की सरकार में छत्तीसगढ़ी संस्कृति को खूब बढ़ावा दिया गया, खूब त्यौहार किए गए। मुख्यमंत्री कभी पोला मना रहे हैं, कभी गेड़ी पे दौड़ रहे हैं, कभी भौरा चला रहे हैं, अच्छी बात है। भूपेश बघेल ये सब काम करते थे, मुझको उसमें कोई भी बात गलत नहीं लगती है तब तक जब तक कि इससे संस्कृति में एक ऐसी धार पैदा ना होने लगे जो कि किसी को परदेसिया, किसी को बाहरी कहकर उसके ऊपर वार करने लगे। ये जगह जगह हो रहा है। आप अगर जिसको ये छत्तीसगढ़िया कहते हैं, उन जातियों से परे की अगर किसी जाति के किसी संत के नाम पे आप किसी चौराहे का नाम रखो तो इनको आपत्ति हो जाती है। रेलवे स्टेशन पर छठ के त्यौहार में अगर छठ के गाने बज रहे हैं, मैं खिलाफ हूं उसके, मैं पक्ष में नहीं हूं, लेकिन अगर बज रहे हैं तो ये उसके खिलाफ हो गए कि ट्रेन में स्टेशन पे छठ के गाने क्यों बज रहे हैं। मैं भी खिलाफ हूं, लेकिन मैं दूसरी वजहों से खिलाफ हूं। कोई भी सरकार कितने धर्म को ऐसा एंटरटेन करेगी। कल के दिन कोई सिख त्यौहार रहेगा तो लोग कहेंगे वहाँ पे ये गुरबानी या ये कोई और चीज़ बजाई जाए। किसी और धर्म का रहेगा तो वो अपने धर्म का, कोई मुस्लिम भी कव्वाली का पेन ड्राइव लेके आ सकते हैं, कव्वाली बजाओ भाई, अभी हमारा बकरीद आई है या ईद आई है, दिन भर कव्वाली बजाओ, इसका क्या अंत होगा। कल के दिन बहस इस पे आके टिक जाएगी कि आपने कितने घंटे किस धर्म का बजाया, उनका ज़्यादा बजाया था, हमारा कम बजाया। क्यों सरकार को और सार्वजनिक जगहों को धर्म में जोड़ा जाना चाहिए। धर्म वैसे ही काफ़ी बर्बादी कर रहा है। तो क्यों हो रहा है ये घोर क्षेत्रवाद, ऐसा क्यों खड़ा हो रहा है। ऐसा नहीं है कि इसके कारण छत्तीसगढ़ में आग लग गई हो, लेकिन संभलना पड़ता है आग लगने के पहले। एक बार आग लग जाएगी तो क्या संभलोगे आप। मणिपुर में आग लग गई तो कोई संभल रही है 2.5 साल में, या किसी और जगह आग लग जाएगी तो कोई जल्दी संभल जाती है। तो यहाँ पहले संभलना होगा। मैंने अभी अखबार में एडिटोरियल लिखा है 2 दिन पहले, उसकी जरा सी 2-4 बातें मैं कहना चाहता हूँ। मैंने अपने मन से लिखा था फेसबुक पर कि जहाँ कहीं जिस देश में एक घोर या उग्र राष्ट्रवाद फैलाया जाता है, वहाँ पर उसकी प्रतिक्रिया के रूप में, उसके जवाब में, उससे उत्साह पाकर उग्र क्षेत्रवाद खड़ा हो जाता है कई जगहों पर। ये मैंने लिख तो दिया, पोस्ट कर दिया। उसके बाद उसे एक लाइन को मैंने कॉपी करके AI पर सर्च किया तो उसने कहा कि हाँ, ऐसा इतिहास है दुनिया का। मैंने इतिहास को पढ़ के नहीं लिखा था, मैंने अपने मन से लिखा था, लेकिन उसने बतलाया दुनिया का इतिहास ऐसा ही है। मैंने कोई आविष्कार नहीं कर लिया था, कोई चक्के का आविष्कार नहीं कर लिया था, मन की एक बात लिखी थी। मुझको भी मन की एक आध बात 140 कैरेक्टर लिखने का अधिकार है। तो जब राष्ट्रवाद को बढ़ावा दिया जाता है तो उसके जवाब में, खासकर जब कल्चरली अलग अलग हिस्से बंटे हुए हैं देश के सांस्कृतिक रूप से, तो जब एक राष्ट्रवाद को आप पूरे देश के ऊपर ला देते हो तो उसका नतीजा ये होता है कि अलग अलग क्षेत्रों में क्षेत्रवाद, क्षेत्रीय संस्कृतिवाद ये सिर उठाने लगते हैं। बुरा नहीं है सिर उठाने में, ये अपनी क्षेत्रीय अस्मिता की अगर ताकत बने तो अच्छी बात है, पहचान बने तो अच्छी बात है। लेकिन जैसा कि राष्ट्रवाद के साथ होता है, उसके लिए काल्पनिक दुश्मन की बड़ी जरूरत पड़ती है। बिना काल्पनिक दुश्मन की कल्पना के, बिना काल्पनिक दुश्मन का एक पुतला बनाए हुए राष्ट्रवाद नहीं पनपता कहीं। राष्ट्रवाद को बढ़ावा देना है तो आपको एक काल्पनिक दुश्मन लगता है। ठीक उसी से सीख लेकर जो क्षेत्रवाद पनपता है, उग्र क्षेत्रवाद जो पनपता है, जिसका थोड़ा सा नमूना हमारे इधर देखने मिल रहा है, बहुत बड़ा नहीं है। विधानसभा के चुनाव में सब औंधे मुंह गिरे थे
जितने लोगों ने क्षेत्रवाद के नाम पे चुनाव लड़ा था, बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन है, मौजूद है। पुलिस से डर नहीं रहे हैं, कोर्ट से डर नहीं रहे हैं, एक उग्रता दिखा रहे हैं, अपमानजनक बातें कर रहे हैं। तो राष्ट्रवाद के मुकाबले ये जो क्षेत्रवाद यहाँ पे क्षेत्रीय अस्मिता के नाम पे जो खड़ा हुआ है, इसका अस्मिता से कुछ लेना देना नहीं है। अस्मिता होती है उपलब्धियों की, अस्मिता होती है आप कितने कामयाब हैं अपनी भाषा में, संस्कृति में, कला में, रोजगार में, आर्थिक गतिविधियों में, इन सब में कितने कामयाब हैं आप, खेलकूद में। आज हरियाणा को हक है स्पोर्ट्स को लेके स्वाभिमानी होने का, अस्मिता पे दंभ भरने का हरियाणा को हक है, पंजाब को हक है। छत्तीसगढ़ को किस चीज़ का हक है? यहाँ खदानें जो हैं वो कुदरत की दी हुई, लोहा हो, सीमेंट हो, कोयला हो, सब कुदरत का दिया हुआ है। खेत जो हैं कुदरत के दिए हुए हैं। 58 में बना था अविभाजित मध्य प्रदेश और 2000 में बना है छत्तीसगढ़। आधी सदी से ज़्यादा हो गया है मध्य प्रदेश बने हुए, और चौथाई सदी हो रहा है छत्तीसगढ़ को बने हुए। इस चौथाई सदी में ह्यूमन इंडेक्स में क्या डेवलप किया गया छत्तीसगढ़ में? जो ह्यूमन पावर है, ह्यूमन रिसोर्स है, उसमें क्या विकसित किया गया, कहाँ तक हम पहुँचे? एक औसत छत्तीसगढ़ी, गरीब छत्तीसगढ़ी, उसकी काबिलियत में, उसकी शिक्षा में, उसके रोजगार या नौकरी के या कारोबार के, उसकी क्षमता में क्या जोड़ा गया? और बाहर के लोगों ने सब हक नहीं छीन लिए हैं। बाहर के लोगों ने आके कुछ कारोबार किए होंगे, कुछ कारखाने बनाए होंगे, वो भी जब स्थानीय लोग जो हैं इन्होंने नहीं बनाए, वो तो बाहर के लोगों ने बनाए, किसी का हक नहीं छीना है। अभी भी छत्तीसगढ़ की 90% ज़मीन खाली पड़ी हुई है। आप लगा लो कारखाना जहाँ लगा सकते हो। कारखाना लगाने के लिए एक हुनर लगता है, रुपया पैसा लगता है, कई चीज़ें लगती है। आप लगा लो, कामयाब हो जाओ, बड़ी अच्छी बात है। कुछ एक छत्तीसगढ़ के सबसे कामयाब लोग जो हैं, सबसे कामयाब लोग, उनको उग्र छत्तीसगढ़ीवाद जो है उसके लोग नहीं मानेंगे, छत्तीसगढ़ी मैं मानता हूँ। ऐसे एक दो सबसे बड़े कारोबारी राजनांदगांव में पैदा हुए हैं, राजनांदगांव के हैं। बहादुर अली राजनांदगांव के हैं, कमल साड़ा राजनांदगांव के हैं। दो सबसे बड़े कारोबारी जो हैं छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव के हैं, यहीं पैदा हुए हैं। तो आप किसी को भी परदेसिया बोल दो, किसी को भी बाहरी बोल दो, किसी भी जाति का अपमान कर दो, ये लोकतंत्र के खिलाफ है। आपकी क्षेत्रीय अस्मिता लोकतंत्र के ऊपर नहीं है, इस देश के राष्ट्रीय हितों के ऊपर आपकी अस्मिता नहीं है। आप ऑटोनोमस कंट्री नहीं हो, आप एक टापू नहीं हो, स्वायत्त शासी टापू छत्तीसगढ़ या स्वायत्त शासी टापू तेलंगाना, ऐसा नहीं है। इधर पूरे देश के लोगों ने आके अपना खून पसीना एक किया है भिलाई को खड़ा करने के लिए। बाहर से अगर कारोबारी आके यहाँ पे खेत किराए पर लेकर उसमें उपज पैदा करते हैं तो उसमें भी लोगों को रोजगार मिलता है, उनकी उपज यहाँ बिकती है, आर्थिक गतिविधि बढ़ती है। तो मैं टुकड़ा टुकड़ा बातों को जोड़कर आपके सामने रख रहा हूँ कि एक एक्सीडेंट जो बहुत खराब था, बहुत गैर जिम्मेदारी का था, 1-2 करोड़ रुपए की गाड़ी लेके लोगों को कुचलते चले जाना, मुझको पक्का भरोसा है अदालत लंबी सजा देगी, बालिग है लड़का ऐसा करने वाला। लेकिन सवाल ये उठता है कि ऐसे एक एक्सीडेंट के बाद जब पुलिस कार्रवाई कर रही है, ढूंढ रही है, उस वक्त एक मकान के ऊपर पथराव करके उसको तोड़ दिया जाता है। चलिए भीड़ ने किया, भीड़ उत्तेजित थी, कर दिया, लेकिन क्या उसमें जो क्षेत्रीयता की उत्तेजना हवा में फैली हुई है, क्या उसका भी कोई योगदान है? क्या कुछ जातियों की जो एकता है, कुछ जातियों की जो बसाहट ज़्यादा है आसपास, क्या उसकी वजह से ऐसी हिंसा की नौबत आई?
क्या इस प्रदेश में जहाँ सारे लोग मिलजुल कर रहते हैं बड़ा लंबा इतिहास है, किसी ने किसी का शोषण ऐसा नहीं किया है, कानून जिंदा है यहाँ पर। छत्तीसगढ़ इतना बुरा नहीं है। आज जब पूरे देश में अलग अलग प्रदेशों में कहीं आदिवासी के मुंह पे पेशाब की जा रही है, कहीं दलित के मुंह पे पेशाब की जा रही है, कहीं हत्या हो रही है उन लोगों की, छत्तीसगढ़ मोटे तौर पे मुक्त है ऐसी घटनाओं से। कोई छोटी मोटी घटना नमूने के लिए मुझको मत गिनाना, छत्तीसगढ़ मोटे तौर पे ऐसी घटनाओं से मुक्त है। एक आदिवासी मुख्यमंत्री हैं यहाँ पे, अलग अलग पार्टियां जो हैं इसमें आदिवासी मुखिया रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष रहे हुए हैं। ये प्रदेश उस तरह का नहीं है जैसा कुछ दूसरे प्रदेश हैं देश के। ऐसे प्रदेश में उग्र क्षेत्रवाद के नाम पर जो तनाव आज फैलाया जा रहा है, इससे सख्ती से निपटने की जरूरत है। मैं कोई लाठीचार्ज करने को नहीं कह रहा हूं, लेकिन लोगों को भी मुंह खोलना पड़ेगा, लोगों को कहना पड़ेगा ये गलत बात है, नाजायज बात है। यहां अगर किसी मारवाड़ी ने, अग्रवाल ने, सिंधी ने, पंजाबी ने, किसी ने अगर कोई शोषण किया है किसी का, कानून है उसके लिए, शिकायत की जा सकती है, पुलिस से, सरकार से शिकायत की जा सकती है। सरकार तो चाहे भूपेश बघेल की हो, चाहे आज की हो, चाहे कोई और हो, उसमें अधिकांश लोग तो ऐसे जातियों से आए हुए लोग हैं जिनको ये लोग भी स्थानीय मानते हैं, छत्तीसगढ़िया मानते हैं। अधिकांश मंत्री पिछली सरकार के भी, इस सरकार के भी स्थानीय जातियों के हैं। अब लिस्ट उठा के देखिएगा, मैं बहुत ज़्यादा बोलना नहीं चाहता हूं। तो जब पूरी की पूरी सरकार जो है स्थानीय जातियों की बनी हुई है, पूरा मंत्रिमंडल बना हुआ है, नमूने के लिए एक या दो लोगों को छत्तीसगढ़ के बाहर की जो जातियां हैं उनको जगह मिलती है, वो जातियां भी अब यहाँ बसे हुए कई पीढ़ियां निकल गई हैं। कोई मूल निवासी, स्थायी निवासी की परिभाषा में वो अब बाहरी नहीं रह गए, परदेसिया नहीं रह गए। तो ऐसे संगठन छत्तीसगढ़ के जिनको अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए कुछ जातियों को, कुछ लोगों को परदेसिया बोलने की मजबूरी है, इसलिए कि ऐसा बोले बिना उनका अस्तित्व नहीं दिखता, वो नज़र में नहीं आते। उनको ऐसे बयान के मौके जो हैं, ऐसे बयान जो हैं, इसी से उनको मौका मिलता है अपने अस्तित्व को साबित करने का। अब ये साबित करने के पीछे उनकी नीयत क्या है मैं नहीं जानता, जो भी नीयत हो, आप अधिक समझदार हैं। लेकिन मेरा ये कहना है कि ये उग्र क्षेत्रवाद उतना ही खतरनाक है जितना कि उग्र राष्ट्रवाद होता है। और दुनिया में कई जगहों पर, मैं हिंदुस्तान की बात नहीं कर रहा, कई जगहों पर इस बात को लिखा गया है, इतिहास में, राजनीति शास्त्र में जगह जगह लिखा गया है कि सबसे बड़े मुजरिम जो रहते हैं वो राष्ट्रवाद के पीछे जाके छुपते हैं। आखिरी में सबसे बड़े मुजरिम आखिरी में जाकर राष्ट्रवाद की आड़ ले लेते हैं, उसके पीछे छुपकर एक हिफाजत ढूंढते हैं। कुछ वैसा ही उग्र क्षेत्रवाद के साथ भी होता है। इसके पीछे भी ऐसे ही तबके के लोग, ऐसे ही लोग, ये लोग जाके छुपते हैं और क्षेत्रवाद का, क्षेत्रीय संस्कृति का झंडा उठा के अपने कामों को उसके पीछे छुपाते हैं। सोच के देखिएगा, मेरी बात को आप हल्के में मत लीजिएगा, आप उससे भले असहमत हों, लेकिन गंभीरता से इस बारे में सोचिएगा और लोगों से बात कीजिएगा। समाज के ताने बाने को इस हद तक छिन्न भिन्न कर देना ठीक नहीं है। ताना बाना समझते हैं ना, कपड़ा जो रहता है उसमें एक तरफ के धागे ताना कहलाते हैं और दूसरी तरफ के धागे बाना कहलाते हैं। इन दोनों से मिलके ही कपड़ा बनता है, वरना धागा ही धागा रहेगा। तो समाज के ताने बाने को छिन्न भिन्न करना ठीक नहीं है, ध्यान रखिएगा। जो लोग भी ऐसी कोशिश कर रहे हैं, सरकार को और खासकर समाज को उनसे सख्ती से निपटना चाहिए। मैं लगे हाथों एक बात और बोलना चाहता हूं। छत्तीसगढ़ के बस्तर में सैकड़ों जवान मारे गए हैं बीते बरसों में।
एक बार तो एक ऐसी घटना हुई थी, सीआरपीएफ के या किसी सेंट्रल फोर्स के 76 जवान एक साथ मारे गए थे और कम से कम 1 दर्जन अलग अलग राज्यों में उनके ताबूत गए थे नाम लिख लिख कर। जितने लोग बस्तर में आकर काम कर रहे हैं सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्सेस के, सीआरपीएफ के, बीएसएफ के या आईटीबीपी के, जिसके भी लोग काम कर रहे हैं, ये सारे के सारे लोग देश के कई प्रदेशों के आए हुए हैं। बस्तर के लोग कम हैं इसमें। बीते वर्षों में अगर आप देखेंगे ना कि जो शहीद हुए हैं बस्तर के मोर्चे पर, इधर के छत्तीसगढ़ के बस्तर के इलाके को नक्सल मुक्त करने के लिए, लोकतंत्र दोबारा स्थापित करने के लिए, अधिकतर शहीद जो हैं छत्तीसगढ़ के बाहर के थे। उधर नहीं लगता परदेसिया तुम क्यों आए छत्तीसगढ़ में, क्यों सेंट्रल फोर्सेस आ रही हैं छत्तीसगढ़ में नक्सल हिंसा को खत्म करने के लिए, क्यों तुम मणिपुर से आके, नागालैंड से आके यहाँ पे काम कर रहे हो, हरियाणा से, पंजाब से आके क्यों काम करते हो, जाओ तुम अपने घर, इधर केवल छत्तीसगढ़िया लड़ेंगे। ये देश पूरा का पूरा एक है, इसको इतना टुकड़े टुकड़े में बांटने की कोशिश करना जुर्म है। कोई परदेसिया नहीं है। जो छत्तीसगढ़ में अर्थव्यवस्था में योगदान दे रहे हैं, यहाँ का भला चाहते हैं, यहाँ पे बसे हुए हैं, यहाँ उन्होंने घर मकान बनाया है, कारोबार बनाया है, यहाँ पर खेती करते हैं, यहाँ लोगों को रोजगार देते हैं या बाहर से आके कोई काम करते हैं, रोजगार करते हैं, सब छत्तीसगढ़ियाँ हैं। देश को इतने छोटे छोटे टुकड़े में बांटने की ज़रूरत नहीं है, सब हिंदुस्तानी हैं। और मैं तो सरहदों को भी नहीं मानता, देश की सरहदों को। मेरे लिए तो पूरी धरती के इंसान जो है एक बराबर है। मैं जब 2 देशों की बात लिखता हूँ तो मैं किसी सरहद के किसी एक तरफ बैठकर नहीं लिखता। तो थोड़ा सावधान रहिएगा, क्षेत्रवाद के चक्कर में मत पड़िएगा, ठीक वैसे ही जैसे कि राष्ट्रवाद के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। आज जिन लोगों को क्षेत्रवाद से खतरा दिख रहा है वो ये समझ लें कि राष्ट्रवाद के मुद्दे पर उनका क्या स्टैंड रहा है, क्या रोक रहा है। इन दोनों का खतरा एक जैसा है, एक का बड़ा खतरा है, एक का छोटा खतरा है। फिर मिलेंगे। आपको लगता है कि मैंने कोई जायज़ बात उठाई है तो मेरी इस YouTube वीडियो को, इसके लिंक को आप अपने दोस्तों को भी भेजिएगा, हो सकता है वो इससे सहमत असहमत कुछ हों। हमारे YouTube चैनल इंडिया आजकल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, नोटिफिकेशन की बटन दबाइएगा। हम ईमानदार और कड़वी और खरी खरी बातें बोलते हैं, चाहे वो लोकप्रिय न हो। कमेंट बॉक्स में लिखिएगा आपका क्या कहना है। बहुत भड़काऊ, बहुत उत्तेजक, गाली गलौज की जुबान मत लिखिएगा, तर्कपूर्ण और न्यायपूर्ण बात लिखिएगा। फिर मिलते हैं। चलते चलते एक छोटी सी सलाह की, दोपहियों पर अगर चलते हैं तो हेलमेट लगा कर रखिए। मैं कल की घटना आपको बतला रहा हूँ, ज़्यादा पुरानी नहीं है, कल की। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में एक नौजवान अपने दुकान से घर जाने के लिए निकला, दोपहिए पर था, जाके एक खड़ी हुई ट्रक से टकरा गया, मर गया। बड़ी दर्दनाक होती है मौत। उसके भाई को कहीं से पता लगा कि भाई मर गया है एक्सीडेंट में। उसने अपना दोपहिया उठाया और भागा। रास्ते में एक कार ने उसको टक्कर मारी, दूसरा भाई भी मर गया। ऐसा दुर्योग आपने कभी देखा है? अगर आप संयोग दुर्योग पर भरोसा करते हैं तो एक भाई रोड एक्सीडेंट में मर गया, उसकी खबर लगने पर दूसरा भागा, वो भी रोड एक्सीडेंट में मर गया। लोगों की हिम्मत माँ को 2-2 बेटों की लाश दिखाने की नहीं हुई। बड़ी दर्दनाक रिपोर्टिंग है। मैंने पता लगाया, वहाँ से दोनों में से एक ने भी हेलमेट नहीं पहना हुआ था। अब आप एक बात बताइए, यहाँ बोलते बोलते मेरा गला कई बार खराब रहता है तो भी मैं बोलता हूँ हेलमेट के बारे में, तंबाकू के खिलाफ और हेलमेट के पक्ष में, कि शायद मेरी बात सुन के किसी की जिंदगी बच जाए। 2 भाई एक रात में मारे गए, माँ के सामने दोनों की लाश पड़ी हुई है।
हो सकता है कि हेलमेट लगाए रहते तो ज़िंदगी बच जाती। सोच लीजिए, दूर का नहीं है, यही अंबिकापुर का है। बीती की बीती रात की घटना है। कल दोनों लाशें आंगन में पड़ी थी मां के सामने। क्या इससे ज़्यादा तकलीफ देह हो सकता है? बिना हेलमेट दोपहिए पर मत चलिए, चाहे चला रहे हों चाहे पीछे बैठे हों। इस माँ को देखिए, ऐसी उसकी जगह अपने परिवार के लोगों को देखिए, अगर बिना हेलमेट निकलते हैं तो। फिर मिलेंगे।